बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ विश्वनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसीलिए उनसे छिपा कर ही वह अन्य लोगों का काम करता, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुना लाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वादा करके चला गया, पर वह शीघ्र न आ सका, क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा। बाद में वह जब जमुना लाल के यहाँ पहुँचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। फिर गरज कर बोला, सुअर, धोखा देता है, कह देता नहीं आऊँगा। अब आज मैं तुझसे दिन भर काम कराऊँगा, देखे कौन साला रोकता है। आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और सचमुच जंगी ने उससे दिन भर काम लिया। शिवनाथ बाबू को जब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि उन्होंने चूं तक नहीं की। ऐसी ही कई घटनाएं हुई, पर रजुआ पर किसी का अस्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं की उपयोग संबंधी खींचातानी से उसका सामाजिकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपये देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियों को संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी न भर सकता था, बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा न ला सकता था। अतएव लोग उससे छोटा मोटा काम ले लेते और इच्छानुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब न वह शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता और न जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता। इसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। वह अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी न थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या ज़मीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुँह जोहते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे, और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाते लगाते या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे। अन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता, और यदि एक गगरा भी अधिक दे देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना चना या सत्तू दे दिया जाता, और वह एक कोने में बैठकर चापुर चापुर फाँक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो 1 जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एक आध चीज़ बासी रहती, और कभी कभी तरकारी या दाल नदारद होती। कभी भात नमक मिल जाता, जिसे वह पानी के साथ खा जाता। कभी कभी रोटी या चार, और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना होने पर 2-4 पैसे मिल जाते, या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4-6 आलू। कभी उधार भी चलता, वह काम न कर देता और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता। इसी तरह वह मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझसे भी मुठभेड़ हुई, पर कुछ बोला नहीं। कोई छुट्टी का दिन था, मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूम कर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था। वह सुअर की भांति चापू चापू खा रहा था। बीच बीच में वह मुस्कुरा पड़ता, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहा और मुझे वह दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सकपका कर खड़ा हो गया, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, सरकार, रामपुर का रहने वाला हूँ। और उसने दांत निपोड़ दिए। गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वह असमंजस में मुझे खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रसड़ा में था मालिक। जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना अपराध हो, उसके लिए संभवतः क्यों का कोई महत्व नहीं था।
जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हो वह अत्यंत सामान्य एवं स्वाभाविक था और वह न उसके बताने की चीज़ थी और न किसी के समझने की। रामपुर में कोई है तेरा? मैंने एक दो क्षण उसकी गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और 2 बहनें थीं, ताउन में मर गई। वह फिर दांत निपोड़कर हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहाँ से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लपकते काले गैस लैम्प की भांति हिल डुल रही थी। हाथ पैर पतले, पेट अब भी हड्डियों की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा एवं घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर बीबी से कह दूं कि इससे काम न लिया करो, यह रोगी है। फिर टाल गया, क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन, मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता। इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। कुछ महीने बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर से कह रहा है, मलिकाइन, थोड़ा नमक होगा? मिस्री के यहाँ से रोटियाँ मिल गई है, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा, रजुआ, सच बताना, तुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए? खिचड़ी की खिचड़ी नहाता हूँ न मलकाइन जी। वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था। संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था, अन्यथा वह ऐसी बातें न करता। लेकिन यह बात साफ थी कि वह मोहल्ले में जम गया है। उसको खाने पीने की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, अब वह मोहल्ले भर से सह पा गया है। लोग अब उससे हंसी मजाक भी करने लगे हैं और उसे मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं। अवश्य यही बात थी और वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ढीठ हो गया था। इसीलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाए थे, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझसे मजाक करें, जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और ढाढ़स बढ़े। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती थी। सायंकाल दफ्तर से आ रहा था कि जीवित राम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज़ सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ टेढ़ा मुंह करके बोल रहा था, सलाम हो भौजी, समाचार है ना? अंत में बेमतलब ही हंसने लगा। पतिया की बहू ने थोड़ा मुस्की काटते हुए सुनाया, दूर हो पापी, समाचार पूछने का तेरा ही मुंह है? चला जा, नहीं तो जूठ की काली हांडी चलाकर वह मारूंगी कि सारी लफंगई। यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया, लेकिन मालूम पड़ता है कि रजुआ इतने ही से खुश हो गया, क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने 2-3 बार सिर को ऊपर झटका देते हुए ऐसी किलकारियाँ लगाई जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर ढिचू ढिचू कर उठता है। फिर तो यह उसकी आदत हो गई। सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया था। उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी कर देता और तब वह गधे की भांति ढिचू ढिचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर वह किसी औरत को कनखी से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? अच्छा, बड़की भौजी हैं, सलाम भौजी। सीताराम सीताराम, राम राम जपना पराया माल अपना। इतना कह वह धृष्टापूर्वक हंस पड़ता। वह किसी काम से जा रहा होता पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते या अपने दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो वह 1-2 मिनट के लिए वहां पहुंच जाता, बेहया की तरह हंसकर कुशल क्षेम पूछता और अंत में झिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला जाता। धीरे धीरे वह इतना भग गया कि नीची जाति की किसी जवान स्त्री को देखकर, चाहे वह जान पहचान की हो या न हो, दूर से ही हिचकी दे देकर किलकने लगता। मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन पर गौर किया था और संभवतः इसी कारण लोग उसे रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता, लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ते। उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे, जैसे साला
कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही न हो। और इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न था, जैसे इससे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही हो और उस पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुचित होती जा रही हो। और अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे। क्यों बे रजुआ साला, शादी करेगा? लोग उसे छेड़ते। रजुआ उनकी बातों पर खी हंस पड़ता और फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को ऊपर की ओर 2-3 बार झटक देता तथा मुंह से ऐसी हिचकी की आवाज़ निकालता हुआ जो अधिक कड़वी चीज़ खाने पर निकलती है, चलता बनता। वह समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और अब वह सड़क पर चलते, गली से गुजरते, घर में घुसते, काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते और कुएं पर पानी भरते समय जोरों से चिल्लाकर उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलत बानी बोलता या किसी सुनी हुई कविता या दोहे की 1-2 पंक्तियाँ गाता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं, बल्कि टेढ़ा मुँह करके ज़मीन की ओर देखता हुआ मुँह फैलाकर उसे हंसे जाता, जैसे वह दिमाग की आँखों से देख रहा हो कि उसकी हरकतों को बहुत से लोग देख सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सायंकाल दफ्तर से आने और नाश्ता पानी करने के बाद मैं हवाखोरी करने निकल जाता हूँ। रेलवे लाइन पकड़कर बांसडीह की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गंगा जी के किनारे घूमना टहलना कम आनंददायी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियाँ बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलने फिरने की कोई इच्छा नहीं होती और स्टेशन के प्लेटफार्म का चक्कर लगाकर वापस लौट आता हूँ। 15-20 दिन के बाद एक दिन सायंकाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने गया। स्टेशन के फाटक से प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ जीआरपी की चौकी की ओर बढ़ चला, किंतु कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की ओर गया, जो मुझसे कुछ दूर आगे था। वह भी उधर ही जा रहा था। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शहर के काफ़ी लोग दिशा मैदान के लिए कटहर नाला जाते थे, जो स्टेशन के पास ही बहता है। मैं धीरे धीरे चलने लगा, पर रजुआ कटहर नाला नहीं गया, बल्कि जीआरपी की चौकी के पास कुछ ठिठक कर खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्या वह किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है? मेरी समझ में कुछ ना आया और उत्सुकतावश मैं तेज चलने लगा। आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ समझ में आने लगी। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे और उनसे थोड़ी ही दूर पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी। वह औरत और कोई नहीं, एक पगली थी, जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी और वह बदसूरत, काली तथा निहायत गंदी थी। वह जहाँ जाती कुछ लफंगे हाँ हूँ करके उसके पीछे हो जाते। वे उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो लड़के उसके पीछे दौड़ते। रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटर पगली को ताकते लगता, परंतु पुलिस वाले संभवतः उसकी ओर ध्यान न दे रहे थे। मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई, किंतु मैं इतना समीप पहुंच गया था कि अचानक घूमकर लौटना संभव न हो सका। असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं शून्य की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करके भी दृष्टि उधर चली ही जाती। रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ गया था और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर हंसते हुए पुचकारती आवाज़ में पूछ रहा था, क्या है पागल राम, भात खाओगी? इतने पुलिस वालों में से एक ने कड़क कर प्रश्न किया, कौन है बेसाला? चलता बन, नहीं तो मारते मारते घूसा बना दूंगा। रजुआ वहाँ से थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला, मालिक मैं रजुआ हूँ। भाग जा साले, गिद्ध की तरह न मालूम कहाँ से आ पहुँचा, संभवतः दूसरे सिपाही ने कहा और फिर वे सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मैं अब काफ़ी आगे निकल गया था और इससे अधिक मुझे कुछ सुनाई न पड़ा। मैं जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया, किंतु मामला यहीं समाप्त नहीं हो गया। घर आकर मैंने आंगन में चारपाई डाल बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई आई और कुछ मुस्कुराती हुई तेजी से बोली, अरे ज़रा जल्दी से बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाती हूँ। हमारी कसम, जरा जल्दी उठिए। मैं अनिच्छापूर्वक
उठा और बाहर आकर जो दृश्य देखा उससे मेरे हृदय में एक ही बार साथ आश्चर्य एवं घृणा के ऐसे भाव उठे जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सका। रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे जा आ रहा था। पगली कभी इधर उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ पीछे होकर पगली की अंगुली पकड़कर थोड़ा आगे चल जाता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम घूम कर पगली से कुछ कहता जाता। इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। ये क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे और वे एक दूसरे से सटे थे। उनकी छतें खुली थी और उन पर मोहल्लों के लोग जाड़े में धूप लिया करते और गर्मी में रात को लावारिस लफंगे सोया करते थे। तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ न थी। हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई थी कि देखें वो आगे क्या करता है। हम लोग वहीं खड़े रहे और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ ही देर में वापस भी आ गया। इस बार उसके हाथ में एक डोना था। डोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। इसके बाद 2-3 दिन तक रजुआ को मैंने मोहल्ले में नहीं देखा। उस दिन की घटना से हृदय में एक उत्सुकता बनी हुई थी। इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता, अब यहाँ नहीं आता क्या? पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया, अरे आपको नहीं मालूम, उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया है और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों, क्या बात है? मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में पूछा। पत्नी ने मुस्कुराकर बताया, अरे वही बात है, रजुआ उस पगली को छत पर छोड़ नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है कि उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते चहक कर जैसे किलकारी मारता है वैसे नहीं करता था। उसकी तबीयत काम में नहीं लगती थी। वह एक काम करता और मौका देख कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले आता। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहाँ भोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज़ में लपेटकर अपने साथ लेता गया। उसने वह खाना खुद थोड़े खाया, बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया। रात के करीब 11 बजे की बात है। रजुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है। उसने आपत्ति की तो उसको उस लफंगे ने खूब पीटा और पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मेरा हृदय एक अनजान क्रोध से भरा आ रहा था। बरन की बहू बता रही थी, पत्नी ने उत्तर दिया और अकारण ही हंस पड़ी। बहुत दिन हो गए थे, गर्मी का मौसम था और भयंकर लू चलना शुरू हो गई थी। छत पर मार खाने के 4-5 दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा था, लेकिन उसमें एक ज़बरदस्त परिवर्तन यह हुआ कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके गद्दे की भांति हिचकना किलकना बंद हो गया। रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी है? मैंने पत्नी से पूछा। रजुआ की बात छीनने पर मेरी बीवी अवश्य हंस देती। मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, आजकल वह भगत हो गया है। बरन की बहू को उसके कृत्य की सज़ा देने को उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और रोजाना शनिचरी देवी पर जल चढ़ाता है। मेरे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने पर पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की। बात यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीनों से रात को बरन की बहू के यहाँ ही सोता था और उससे बुआ का रिश्ता भी उसने जोड़ लिया था। रजुआ 2-4 आने को जो कुछ कमाता वह अपनी बुआ के यहाँ जमा करता जाता। वह बताता है कि इस तरह करते करते 10 रुपये तक इकट्ठे हो गए हैं। एक बार उसने बरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वह इनकार कर गई कि उसके पास रजुआ की एक पाई भी नहीं। रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वह कहता है कि जब तक बरन की बहू को कोढ़ न फूटेगा वह दाढ़ी न मुड़ाएगा। इसी काम के लिए वह शनिचरी देवी पर रोज़ जल भी चढ़ाता है। शनिचरी देवी का जहाँ तक संबंध है, मुझे अब ख्याल आया, शनिचरी अपने ज़माने की एक प्रचंड डोमिन थी। टारका की तरह लंबी तगड़ी और लड़ने झगड़ने में उस्ताद। वह किसी से भी नहीं डरती थी और नित्य ही किसी न किसी से मोर्चा लेती थी। एक बार किसी लड़ाई में एक डोम ने शनिचरी की खोपड़ी पर एक लठ जमा दिया, जिससे उसका प्राण तो हो गया, लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद ही उस डोम के चेचक निकल आई और वह मर गया। लोगों ने उसकी मृत्यु के कारण शनिचरी देवी का प्रकोप समझा। डोमों ने श्रद्धा में उसका चबूतरा बना दिया और तब से वह छोटी जातियों में शनिचरी माता या शनिचरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी ने संभवतः कुछ उदास स्वर में कहा, उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है। उसका विश्वास है कि बरन की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है।
वह कहता है कि सैंचरी बहुत चलती देवी हैं और 1 महीने में ही बरन की बहू कोढ़ फूट फूट कर मरेगी। पता नहीं उसका ज्वर टूटा कि नहीं, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बीमार तो वह सदा ही का था, सोचा शायद उतर गया हो, क्योंकि काम तो वह उसी तरह कर रहा था। हाँ, बीच में उसके चेहरे पर जो सुस्ती और खुशी चमक उठती वह तिरोहित हो गई थी। न वह उतना चहकता था न उतना बोलता था। अपेक्षाकृत वह अधिक गंभीर और सुस्त हो गया। उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई और सैंची देवी की मन्नत मानते वह अच्छा भला भगत बन बैठा। मेरे घर के सामने सड़क की दूसरी ओर क्वार्टर में वह पंडित जी रहते हैं। यूँ तो वह लड़कियां बेचते हैं, लेकिन साथ साथ सत्तू, नमक, तेल वगैरह भी रखते हैं। फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के टांगे वालों और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है, जो पंडित जी के यहाँ से सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनकी दुकान के छायादार नीम के नीचे 5-10 मिनट विश्राम करते हुए ठट्ठा मजाक भी करते हैं। रात को वही उनकी मजलिस लगती है। उस रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम घूटा जा रहा था। मैं खाने के पश्चात चारपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया। उमस तो यहाँ भी थी, पर अपेक्षाकृत शांति मिली। मुझे लेटे हुए अभी 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। तो का हो रज्जू भगत, गोसाई जी का कह गए हैं? महावीर जी समुंदर से कूदते हैं तो ताड़का महारानी का कहती हैं? सुनो सुनो, प्रश्नकर्ता की बात के उत्तर में रजुआ, शायद वह भगत कहलाने लगा था, तत्काल जोश से ऐसे बोला जैसे आशंका हो कि यदि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा। बजरंगबली बड़े जबर थे। वह समुंदर में कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनको ताड़का महारानी मिलती हैं। ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती हैं तो बजरंगबली किससे कम है? ये मियाँ एड़े तो हम तुमसे ड्योड़े। बजरंगबली भी उतने हो जाते हैं। उसके बाद ताड़का महारानी और बड़ी हो है तो बजरंगबली मच्छर बनकर ताड़का महारानी के कान से बाहर निकल आते हैं। तो ए रज्जू भगत, गांधी महात्मा भी तो जेहल से निकल आते हैं? किसी दूसरे ने पूछा। रजुआ ने और जोर से बताया, सुनो सुनो, गांधी महात्मा को सरकार जब जेहल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सिपाही प्यादा के होते हुए भी गांधी महात्मा जेहल से निकल आते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बंधी रह जाती है। गांधी महात्मा 7 समुंदर पार करके जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है। गोली गांधी महात्मा के छाती पर लगकर 100 टुकड़े हो जाती है और गांधी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था। यद्यपि गांधी जी की हत्या हुए 4 वर्ष गुजर गए थे। उसकी दाढ़ी जैसे जैसे बढ़ती गई, रजुआ के धर्म प्रेम का समाचार भी फैलता गया। निचले तबके के लोगों में अब वह रज्जू भगत के नाम से पुकारा जाने लगा। बड़े लोगों में भी कोई हंसी मजाक में उसको इसी नाम से संबोधित करता, लेकिन उनके कहने पर वह शर्मा कर हंसते हुए चला जाता। पर छोटी जातियों के समाज में वह कुछ न कुछ ऐसी कह गुजरता जो सबसे अलग होती। अक्सर उनकी मजलिसें रात को पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनसे राम सीता जी की चर्चा करता, भूत प्रेत, बरमडीह के महत्व पर प्रकाश डालता और झाड़ फूक मंत्र जप का महत्व समझाता। वे नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते और रजुआ उनका समाधान करता। लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाएं करने, सैंचरी देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी न हुई। शाम को डॉक्टर से लौटा ही था कि बीबी ने चिंतातुर स्वर में सूचना दी, अरे जानते नहीं, रजुआ को हैजा हो गया है। उन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में, जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएं हो गई थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा न होता तो और किसको होता। जिंदा है या मर गया? मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल छटपटा कर रह गया। वही खंडहर में पड़ा हुआ है, कै 10 से पस्त हो गया है। लोग बताते हैं कि आज 1 घंटे में मर जाएगा।